हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट सीटेड के लिए हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जो इतने भी क्वेश्चन डालेंगे हैं प्रीवियस ईयर के हैं, जो 2017 में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उनके दोबारा उनका रिपीट होने मतलब दोबारा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जितने भी दिए गए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े होंगे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने समयात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो सीडीपी में जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं और पुस्तक के नाम दिए होते हैं, उनके हमें लेखक को मनोवैज्ञानिक बताने होते हैं या मनोवैज्ञानिक दिए होते हैं, उनकी पुस्तक का नाम बताना होता है। तो यहाँ से आपको केवल कथन और बुक से कम 3 या 4 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो पक्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है जो कथन वाला है और पुस्तक के नाम और उनके रचयिता के नाम। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कथन वाला है, इसे हमें ध्यान से देखना है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो कोल व ब्रूस महोदय जो थे, इन्होंने बाल्यावस्था को क्या कहा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। और अनोखा काल बताते हुए इन्होंने ये कहा कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि माता पिता के लिए बाल विकास की जो बाल्यावस्था उसे समझना कठिन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें तो ये पूछा गया है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा, तो कोल एवं ब्रूस ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बाल्यावस्था को इन्होंने क्या कहा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा। तो ये देख लीजिए, तुरंत ही हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कथन है, मतलब जो कथन वाले हैं। तो हमें कथन वाले क्वेश्चंस और जो हमारी पुस्तक के नाम हैं, सिद्धांत, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से हमारे बनते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक, दूसरा हमारा क्या, ये अधिगम से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है अधिगम, उससे रिलेटेड है ये। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है वुडवर्थ ने कहा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गिलफोर्ड ने कहा, तीसरा स्किनर ने कहा और चौथा क्रो ने कहा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग कि जो अन्य मनोवैज्ञानिक इसमें दिए गए हैं, गिलफोर्ड, स्किनर, वुडवर्थ और क्रो, तो इन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले हम लोग वुडवर्थ का देखते हैं। तो वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। वुडवर्थ ने क्या कहा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। अब हमें याद कैसे करेंगे कि किसने क्या कहा। तो जो वुड है, ऐसे याद करते हैं हम कि वुड जो है, वुड एक लकड़ी हो, जैसे वुड है वुडवर्थ, तो वुड से हम क्या वुड उठा लेते हैं, जो लकड़ी होता है वुड मीन्स लकड़ी। तो नवीन मतलब नई नई जो प्रतिक्रिया होती है हम वुड के माध्यम से करते हैं और अधिगम करते हैं, मतलब सीखते हैं। वुड पर नई नवीन प्रतिक्रिया करते हैं और सीखते हैं, अधिगम करते हैं। ठीक, हमारा ये हो गया कोड। नवीन प्रतिक्रिया करेंगे वुड पर और अधिगम करेंगे।
अब हम लोग देखते हैं कि स्किनर का क्या है। तो स्किनर महोदय ने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, स्किनर महोदय ने क्या कहा, हम लोग दोबारा देखते हैं। स्किनर ने कहा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। स्किनर महोदय ने क्या कहा कि अधिगम जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो हम लोग इसे कैसे याद करेंगे, स्किनर से हम लेते हैं क्या, स्किन, ठीक। स्किनर से क्या लेंगे हम लोग, स्किन उठाएंगे। और जो उत्तरोत्तर, इसमें केवल हमें उत्तरोत्तर अनुकूलन याद रखना है। तो हमारी स्किन जो है वो उत्तरोत्तर अनुकूल है। हमारी जो स्किन है वो कैसी है, उत्तरोत्तर, मतलब पहले से ही अनुकूलन है, मतलब हमारी स्किन में पहले से ही उत्तरोत्तर अनुकूलन है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या कहा। तो क्रो एंड क्रो का हमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। क्या याद रखनी है क्रो एंड क्रो में, ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति। क्रो एंड क्रो, कौवा जो है वो 3 बातें याद रखता है, क्या, अपनी आदत, अपना ज्ञान और अपनी अभिवृत्ति। कौवा क्या याद रखता है, ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, ठीक। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी समझा रही हूँ अच्छे से समझाऊँ और आप लोगों को समझ में भी आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पता नहीं आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता है कि हाँ मतलब कैसे समझ में आ रहा है, सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। जो प्रैक्टिस सेट हम आपको लगवाते हैं वो समझ में आता है आप लोगों को कि नहीं आता है। और एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को मैं, जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं उसमें जो भी टॉपिक उठाया गया हो, जैसे अभी यहाँ अधिगम का उठाया गया है, तो अधिगम से जहाँ से भी आपने तैयारी की हो टॉपिक वाइज, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर क्लासेस ली होंगी, तो टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो वहाँ पर सबसे पहले जैसे जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर लें आप लोग। सबसे पहले आप लोग जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी नॉलेज हो आप लोग एक रफ कॉपी बना लें, उसमें उन सारी बातें को लिखें जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। इससे क्या होता है कि जो भी बातें होती हैं वो आप लोग जब दोहराते रहते हैं तो माइंड में सेट हो जाती है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की मदद करती है। उससे जो हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और क्वेश्चन जो है उन्हें बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें, क्योंकि कहीं कहीं नहीं दिया होता, जो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं वाला छोड़ देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया आंकड़ा संग्रहण, दूसरा दिया गया समस्या की पहचान, तीसरा परिकल्पना का परीक्षण, चौथा परिकल्पना का निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो समस्या समाधान का चरण है वो कौन कौन से है। तो समस्या समाधान के जो है वो 4 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी समस्या आती है उसकी पहचान करते हैं कि हाँ कौन सी समस्या है। सबसे पहले हम किसी भी समस्या की पहचान करते हैं कि हाँ ये समस्या है, ठीक। बिना समस्या के तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब हमें समस्या ही नहीं पता होगी तो हम लोग क्या करेंगे। जब समस्या ही नहीं पता तो कोई निष्कर्ष और कोई खोजबीन तरीका आइडिया सब कुछ नहीं कर पाते। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद में क्या करें, परिकल्पना का निर्माण करेंगे कि हाँ ये समस्या है, फिर हम ऐसे इसको करें तो शायद ये सही हो जाएगा, नहीं इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से करें ऐसा होगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो तथ्य निकलेगा उसका आंकड़ा, जो तथ्य होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे। जो मतलब आइडिया हम लोगों के पास है उसका संग्रहण करेंगे। मतलब जैसे एक समस्या और 2-3 आइडिया निकले कि हाँ इस तरह से इसे हम समाधान कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, उन सब का क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जो हमने परिकल्पनाएं या आइडिया जो इकट्ठा की है उसमें से छांटेंगे और उसका परीक्षण करेंगे कि हाँ देखते हैं किसके माध्यम से हमारी जो समस्या उसका समाधान हो सकता है। तो पहली जो हमारी समस्या समाधान के पहला जो चरण है वो कौन सा है, पहला चरण कौन सा है, समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद में परिकल्पना का निर्माण करेंगे, तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद में व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करेंगे। उसके बाद में क्या होगा,
फिर परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थितियों में परीक्षण करेंगे। ठीक, जो भी हमने परिकल्पनाएं की हैं उनको इकट्ठा किए। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। दूसरी बात परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे कि हाँ इसके माध्यम से सही हो सकता है, इसके माध्यम से सही होता है। उसके बाद में उस जो भी आंकड़ा हम लोग बनाए हैं, अनुमान लगाए हैं, उसका क्या करेंगे, उन आंकड़ा का संग्रहण करेंगे। उसके बाद में उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उसके बाद में जब विश्लेषण कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, उसे विभिन्न परिस्थिति विशिष्ट या विभिन्न परिस्थितियों में क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है। तो समस्या समाधान का जो हमारा प्रथम चरण है वो कौन सा है, समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालक का अधिगम जो सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा, जब बच्चे पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं में ही बल देंगे, नहीं। जब आप लोगों को सीटेट में यह ध्यान रखना है, जहाँ निगेटिव वर्ड आए और किसी एक ही चीज़ पर अगर जोर दिया गया हो तो वो वाले क्वेश्चन हमेशा हमारे मतलब वो वाले ऑप्शन क्या करना है, हमें गलत करना है। जैसे यहाँ ही दिया गया है ना, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कुशलताओं पर ही बल दिया गया है, तो केवल कुशलता पर ही तो नहीं दिया गया है ना कि पढ़ें लिखें गणितीय पढ़ना लिखना और गणितीय कुशलता है, केवल यही तो नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दूसरा दिया गया है कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास। इसके आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला भी छोड़ देते हैं। ठीक, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किसी एक का शिक्षण व्यवस्था पर किसी एक का तो अधिकार होगा नहीं, ये भी गलत है हमारा। जो दूसरा ऑप्शन है ये भी गलत। तीसरा, ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेंगे। ये बिल्कुल मतलब निगेटिव वर्ड है, जो बालक को निष्क्रिय रखेगा। बालक को तो लर्निंग बाय डूइंग वाला तो कर दिया गया कि बच्चे जो होंगे वो एक्टिव होकर स्वयं करके सीखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सी भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। सॉरी, बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो अधिगम होता है उसका जो सबसे प्रभावशाली, जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो, जब अधिगम जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा, जब बालक के चहुमुखी विकास होगा, मतलब सर्वांगीण विकास होगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक सभी पक्षों का जब उसका विकास होगा तभी तो अधिगम जो होगा सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण और तैयारी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्मृति स्तर और बोध स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान की संरचना वो कौन कौन सी। तो स्मृति स्तर के हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा लिखा जाए तो सही रहे, लेकिन क्या है कि जब हाथ से लिखो ना तो टेढ़ा मेढ़ा लिख जाता है और अच्छे से दिखता भी नहीं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जो हमारी स्मृति स्तर है उसके 5 चरण हैं और बोध स्तर के भी 5 चरण हैं। तो पहले हम लोग एस लिखे दे रहे हैं यहाँ और यहाँ बी लिखे दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा, ये स्मृति और ये बोध स्तर है। ठीक, तो इसका जो हमारा पहला होगा वो कौन सा है, प्रस्तावना है। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, ठीक, तीसरा स्पष्टीकरण, चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग। ठीक, ये हमारा तो हो गया स्मृति स्तर का। अब हम लोग देखते हैं बोध स्तर का क्या होगा। पहला है अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज होता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, ठीक, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा है व्यवस्था और 5वां क्या है। अगर हम 5वें की बात करें, यहाँ लिख देते हैं 5वां, तो 5वां हमारा है वर्णन। ठीक, तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में ही हो,
ऐसी संरचना, ऐसा सोपान जो दोनों में ही हो। तो इसमें जो हम देखें अगर प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण और प्रयोग, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और वर्णन। तो जो प्रस्तुतिकरण दिया गया है वो दोनों में ही है, तो प्रस्तुतिकरण हमारा क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सोपान में प्रस्तुतिकरण दिया गया है और जो चारों दिए हैं वो अलग अलग है। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, प्रस्तुतिकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो सबसे पहले आप लोग को ये बताएं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, सूझ का सिद्धांत किसने दिया और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका पूछा गया है कि पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिया, स्किनर महोदय ने दिया, और इन्होंने किस पर सबसे अधिक बल दिया, पुनर्वलन पर, रीइंफोर्समेंट पर अधिक बल दिया था, इसलिए इनके सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देखें तो किसने दिया है, पावलोव ने दिया है, जिसने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया है, जो कि एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है उन्मूलन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्या देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसे एक आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वही वाला है ब्लूम टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इन्होंने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी महोदय थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उनके पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, ये बुक कब लिखी थी इन्होंने, 1956 में लिखी थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य बताए वो 6 उद्देश्य बताए। सबसे पहला इन्होंने क्या बताया, ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। तो इसमें पूछा गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो हमारा कौन कौन सा है, ज्ञान भी है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि ये भी है, नहीं पूछा गया है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने अगर पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, मतलब जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत लोगों ने तो दिया होगा, लेकिन आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ें तो जो नहीं वाला वर्ड है इसे आप लोग ध्यान में रख के पढ़ें कि हाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और नहीं वाला जो शब्द है वो छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें आते हुए भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हमें नहीं वाला याद रखना, मतलब ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चंस। तो इसमें नहीं पूछा गया है। तो ज्ञान ये है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र उसमें है, बोध भी है और अनुप्रयोग भी है, लेकिन जो अनुमूलन है ये क्या हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो 6 उद्देश्य बताए गए हैं उसमें जो उन्मूलन है ये नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक, और ये तीनों हैं तो इसलिए गलत होगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, अधिगम का वक्र नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अधिगम का जो वक्र होता है वो क्या होता है। तो अधिगम का वक्र होता है कि सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। क्या फिर से दोबारा देखते हैं हम लोग, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को जब हम लोग रेखा चित्र करने पर जो वक्र रेखा हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। ये जो होती है अधिगम वक्र रेखा कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहला होता है सरल रेखीय,
पहला हमारा सरल रेखीय होता है, दूसरा होता है उन्नतोदर, तीसरा हमारा होता है नतोदर, और चौथा क्या होता है, चौथा होता है मिश्रित वक्र। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सरल रेखीय वक्र की बात करते हैं। तो सरल रेखीय का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ हम लोग सीखते हैं शुरू में, तो पहले धीरे धीरे जैसे पहले थोड़ा सा सीखे, आगे मतलब धीरे धीरे ऐसे सीधे हम केवल आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना कि आज हम सीखे कल हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते जाते हैं, मतलब एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो हमारा सरल रेखा में हो गया। और उन्नतोदर में क्या होता है कि हमारी जो सीखने की क्रिया पहले तो बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, घट गया। पहले जो हमारे सीखने की क्रिया थी वो बढ़ रही थी, सीखने की मात्रा, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे घटने लगी, मतलब उन्नतोदर इसको हम कहेंगे, उन्नतोदर प्रक्रिया कहेंगे। और फिर हम देख देते हैं नतोदर में क्या होता है कि जो हमारे सीखने की गति थी पहले धीरे थी, पहले हम लोग सीख रहे थे, ठीक सीख रहे थे, बीच में फिर डाउन हो गया, उसके बाद में फिर हम क्या किए, फिर सीखने लगे, आगे बढ़ गए। तो मतलब पहले सीखना, धीरे धीरे सीखना, फिर आगे बढ़ना, उसके बाद में कुछ समय के लिए रुकना, फिर आगे बढ़ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, नतोदर कहलाता है। और मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में यह होता है कि कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे। तो ये हमारा जैसे जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है, कुछ टाइम हम लोग सीख रहे हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हमारे सीखने की गति जो हो डाउन हो गई, फिर बढ़ गई, फिर डाउन हो गई, तो ये हमारा मिश्रित हो गया। और सरल रेखा में कि हम लोग एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, मतलब कि पहले थोड़ा सीखे, फिर और सीखे, फिर और सीखे, मतलब एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं। फिर उन्नतोदर की अगर हम बात करें तो उन्नतोदर में क्या होता है कि मान लीजिए 4 सीढ़ी हम ऊपर चढ़े, फिर वहाँ से नीचे आ गए, मतलब हमारी जो सीखने की गति है वहीं पर क्या हो गई, स्थिर हो गई। फिर नतोदर की तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि जो सीखने की गति थी धीरे धीरे बढ़ी, थोड़ा सा रुका, फिर बढ़ गया। और मिश्रित में क्या होगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये हमारा मिश्रित वक्र हो गया। तो हमारे जो वक्र हैं वो कितने हैं, 4 हैं। पहला है सरल, दूसरा है उन्नतोदर, तीसरा नतोदर, और चौथा मिश्रित। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लंबवत हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि लंबवत जो दिया गया ये हमारे अधिगम का वक्र नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समयबेसी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र जो होते हैं समयबेसी कक्षा में शामिल होते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि समयबेसी में क्या होता है। समयबेसी जो होता है, विद्यालय में ऐसे संसाधन कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाता है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी। समावेशी कक्षा किस प्रकार होती है, समावेशी जो विद्यालय होते हैं उसमें ऐसे संसाधन कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाता है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विशिष्ट बच्चे हैं, मतलब जो मान लीजिए जो दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, मंद बुद्धि के हैं, ये विकलांग हैं, इन सब बच्चों भी जो हैं साथ में क्या करें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। और ऐसी कक्षा संसाधन युक्त शिक्षण सामग्रियाँ भी हैं जो उनके संसाधन में जो शिक्षक के लिए भी क्या हो, शिक्षक को पढ़ाने में भी सहायक हों। ठीक, तो अगर हम लोग किताबी भाषा छोड़कर अपनी भाषा में बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्यालय का वह ऐसा विद्यालय या ऐसा कक्षा कक्ष जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो विकलांग हो, चाहे श्रवण बाधित हो, या सामान्य बच्चा हो, या प्रतिभाशाली बच्चा, सभी को एक ही साथ एक ही छत के नीचे जो शिक्षा दी जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, समयबेसी शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। शिक्षण सूत्र और समावेशी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षण सूत्र, सबसे पहले हम लोग शिक्षण सूत्र देखते हैं कि कौन कौन से हमारे शिक्षण सूत्र। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जैसे जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो दिए तो रहेंगे उन्हीं में से, लेकिन जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें आगे पीछे कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ ये वाला हम पढ़े थे, लेकिन यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मतलब जो शब्द दिए होते हैं वो वहीं रखे जाएंगे। जैसे अभी निश्चित से अनिश्चित कर देंगे हम लोग अगर, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अनिश्चित से निश्चित ही हमारा क्या है, सही है।
अगर हम शिक्षण सूत्र में हर्बर्ट स्पेंसर तथा कमोनियस एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो शिक्षण सूत्र बताया, अगर हम उस आधार पर देखें शिक्षण सूत्र को, तो जो हमारा पहला शिक्षण सूत्र है वो है सरल से कठिन की ओर। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, सरल से कठिन की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा दिया गया सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक तर्क से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और प्राकृतिक का अनुसरण। तो हम लोग पहला जो ऑप्शन हमारा है वो तो सही है, दूसरा भी सही है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा भी सही है दृश्य से अदृश्य की ओर, लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया निगमन से आगमन की ओर, ये गलत है। जो आगमन होता है उसे हम लोग विशिष्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो आगमन विधि होती है वो उदाहरण के आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं। और निगमन में क्या होता है कि पहले नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। तो क्या होगा, आगमन से निगमन की ओर जो शिक्षण सूत्र, अगर आपके एग्जाम में आगमन से निगमन दिया गया तब तो वो सही है, लेकिन अगर निगमन से आगमन दिया गया तो वो गलत है, मतलब गलत होगा ऑप्शन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ऑप्शन गलत होंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, और ये तीनों जो शिक्षण सूत्र है ये सही है, लेकिन चौथा वाला गलत, इसलिए क्या हो गया हमारा ये सही है। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण चरण का प्रथम पद कौन सा है। सूक्ष्म शिक्षण पद चक्र का प्रथम पद कौन सा है, तो प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना और प्रस्तावना। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, जब भी कुछ आप लोगों को कोई भी काम करना होता है, सबसे पहले आप लोग कोई ना कोई योजना ज़रूर बनाते हो ना। सबसे पहले आप योजना बनाएंगे कि हाँ हम ये सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ मान लीजिए कहीं आप घूमने गए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे कि पहले हम ट्रेन की टिकट लेंगे, उसके बाद में यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम बस पकड़ेंगे, बस पकड़ने के बाद वहाँ पहुँचेंगे, 20 पे जाएंगे, या जो भी होता है सबसे पहले हम लोग योजना ही तो बनाते हैं। तो हमारे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। उसी प्रकार जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं सबसे पहले योजना बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो LW एलन थे उन्हें सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। तो उन्होंने योजना के जो चरण बताए हैं कौन कौन से बताए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण मतलब जाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे या टीचर के सामने पढ़ाएंगे, फिर टीचर जो होगा हमें क्या करेगा, प्रतिपुष्टि देगा, मतलब आप लोगों ने ये सही किया और ये नहीं सही किया। फिर इसके बाद में दोबारा पुनः नियोजन, मतलब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रतिपुष्टि के बाद जो भी कमियां टीचर ने बताई उसमें सुधार करेंगे, मतलब पुनः जो है पाठ्य योजना बनाएंगे, फिर पुनः क्या करेंगे, शिक्षण कराएंगे, उसके बाद में फिर टीचर क्या होगी, हमें प्रतिपुष्टि देगी। तो इसी प्रकार जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं वो कितने हैं, शिक्षण सूत्र, तो हमारे जो शिक्षण सूत्र के चरण हैं उन्होंने W एलन ने कितने चरण बताए हैं, 6 चरण बताए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों को समझ में आता होगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाती हूँ वो मेरा जो समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी अलग तरीके से समझाने की। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो उनकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था थी उसकी जो अवधि है वो क्या थी। तो जीन पियाजे जो महोदय थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इनकी जो पहली अवस्था थी वो संवेदीगामक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं वो थी, जो कि जन्म से 2 वर्ष इन्होंने बताया। दूसरी अवस्था सॉरी गलत हो गया, दोबारा देखते हैं हम लोग। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था क्या थी, पहली अवस्था इनकी थी संवेगात्मक गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष इन्होंने बताया। दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष इन्होंने बताया। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष इन्होंने बताया। और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष बताया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इन्होंने दूसरी अवस्था पूछी है, तो
2 वर्ष से 7 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं पावलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। तो जो पहले हम लोग एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, दिखाते हैं, ये वाला। तो यही क्वेश्चन वहाँ भी है। यहाँ पर पुनर्वलन का सिद्धांत पूछेगा। क्वेश्चन जो हमारे होते हैं सिद्धांत, जो सिद्धांत से पूछे जाते हैं वही रहता है, बस केवल जो हमारे सिद्धांत हैं उनके नाम अलग अलग। एक ही सिद्धांत के कई नाम हैं। जैसे अभी यहाँ पुनर्वलन का जो अभी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो, और जो ये देखिए पुनर्वलन सिद्धांत, तो ये दोनों एक ही है। और इसका जो प्रतिपादन किसने किया इस सिद्धांत का? तो स्किनर महोदय ने किया है। ये एक ही हमारे ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमारा एक ही है, बस केवल जो है वो नाम बदल दिया गया। यहाँ पुनर्वलन दिया गया है और वहाँ जो यहाँ राइट आंसर था वही वहाँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन दे दिया गया है। तो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा सही हो जाएंगे, ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक कौन है? वो स्किनर महोदय हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पावलाव का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? तो पावलाव का सिद्धांत था क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, जो कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का देखें तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। कोहलर का देखें तो सोच का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो कि एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। कभी कभी उस चिंपैंजी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसे याद रखेंगे। उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि और अभिक्षमता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बुद्धि। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो बुद्धि जो है ये भाटिया बैटरी, जो बुद्धि जो है वो भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब बुद्धि जो बैटरी का जो प्रयोग है, ये भाटिया बैटरी, भाटिया नामक एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इस परीक्षण का प्रारंभ किया था, इसलिए इसे भाटिया बैटरी कहा जाता है। और यह बुद्धि मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। इस जो मापन किया जाता है बुद्धि का। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो क्षेत्र सिद्धांत सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन जो हमारे हैं, व्यवहारवादों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का और गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गेस्टाल्टवादियों का। अब गेस्टाल्टवादियों के बारे में जानते हैं। जो गेस्टाल्टवाद था तो हमारा जो राइट आंसर वो गेस्टाल्टवादियों का। अब क्षेत्रवाद के हम क्षेत्र सिद्धांत है, सबसे पहले इसे जानते हैं। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया था। अगर ये हम लोग इसे याद करें कि क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो कुर्ट को कैसे याद करेंगे? तो क्षेत्र में बुलाकर कूट दो, खेत में बुलाकर कूट दो, मतलब क्षेत्र में बुलाकर कूट दो। क्षेत्र से हमारा क्षेत्र सिद्धांत हो गया, और कूट से क्या हो गया? कूट से क्या हो गया? कुर्ट लेविन। जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, क्षेत्र सिद्धांत के, कुर्ट लेविन, ये क्या थे? एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो क्षेत्र सिद्धांत की जो शब्दावली इन्होंने बताई वो क्या है? मानव व्यवहार जो है व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में इन्होंने क्या बताया? सांकेतिक रूप में इन्होंने बताया बिहेवियर V=F P × द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक, पर्सनालिटी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एक सेकेंड, जो अभी मैंने ये आप लोगों को बताया है सांकेतिक रूप इसका क्षेत्र सिद्धांत का, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पूछ लिया जाता है, केवल यही दे दिया जाएगा F
P इंटू E इतना ही दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है, कुर्ट लेविन है, जो कि एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो एक कुर्ट लेविन जो इस पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलोव और वाटसन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ही होगा। डब्ल्यू वुंट जो थे ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के क्या थे, स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। विलियम वुंट जो थे उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। इन्होंने जो अपना प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था कब स्थापित किया, तो 1879 में कहाँ पर, जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने स्थापित किया और तभी से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा के रूप में जाना जाने लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। पहला है फ्रांस ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन और कर्ट लेविन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मैक्स वर्दाइमर थे इन्होंने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखी थी। ठीक, और अगर इसके जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब गेस्टाल्टवाद से जो संबंधित अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम देख लेते हैं हम लोग। मैक्स वर्दाइमर तो थे ही क्योंकि उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। दूसरा है वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट लेविन कोफ्का तथा एक कुर्ट लेविन है और एक कुर्ट कोफ्का है। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें कि जो है मैक्स वर्दाइमर, वोल्फगैंग और कोहलर और कोफ्ता एक हैं, ये तीन मनोवैज्ञानिक जो हैं बहुत ही ज़्यादा गेस्टाल्टवाद में ये पूछे जाते हैं कि गेस्टाल्टवाद की आधारशिला किसने रखी और इसे आगे किसने बढ़ाया। तो जो कोहलर और कोफ्का थे इन्होंने गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया और जो आधारशिला रखी वो मैक्स वर्दाइमर थे। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कल्पना, दूसरा स्मृति, तीसरा विस्मृति और चौथा ध्यान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्मृति। विस्मृति मतलब होता है किसी चीज़ को भूल जाना। ठीक, और स्मरण का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब आपको याद रहती है तो हमारी स्मृति कोई चीज़ भूल जाते हैं, विस्मृति है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 जो बालक की IQ होता है वो उसे क्या कहते हैं, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और क्षीण बुद्धि। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामान्य बुद्धि। अब हम लोग देखते हैं कि जो टर्मन महोदय थे उन्होंने जो बुद्धिलब्धि के आधार पर वर्गीकरण किया है वो क्या क्या है। तो इन्होंने 130 से जो अधिक बुद्धिलब्धि वाले बालक थे इन्होंने क्या कहा, प्रतिभाशाली बताया। और 121 से 130 के बीच जो थे उन्होंने प्रखर बुद्धि बताया। 111 से 120 के बीच में तीव्र बुद्धि इन्होंने बताया और 91 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि बताया। 81 से 90 के बीच में उन्होंने मंद बुद्धि बालक बताया और 71 से 80 के बीच में क्या बताया इन्होंने, अल्प बुद्धि। और 71 से कम अगर किसी बच्चे का IQ है तो कितना है, क्या है, जड़ बुद्धि का बालक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो सही नहीं है, हटाओ इसको यहाँ। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान जो है पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में हमें सहायता करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी होगा। क्योंकि जब कोई किसी भी क्षेत्र या कोई किसी भी क्षेत्र में कोई ज्ञान या कोई कौशल हम लोग सीखते हैं और जब हम लोग कुछ दूसरा सीख रहे होते हैं तो वो ज्ञान या कौशल जब हमारी उस क्षेत्र में सीखने में मदद करता है तो उसमें हम प्लस ही तो हो रहे हैं, मतलब धनात्मक ही तो हो रहा है, तो होगा हमारा सकारात्मक या धनात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। नकारात्मक में क्या होता है, नकारात्मक में ये होता है कि जब हम किसी क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान या कौशल को जब दूसरे सॉरी दूसरे क्षेत्र में जब सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर वो क्या होता है कि सहायता करने के बजाय हमें बाधा डालता है सीखने में, तो हमारा नकारात्मक हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब ऋणात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो गया। ठीक, ये निगेटिव और पॉजिटिव का हम लोग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। जब हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति की क्या करते हैं, व्यवहार जो उनका बाहरी व्यवहार होता है उसकी नकल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सीखना। ये तो नहीं होगा क्योंकि सीखना जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। कल्पना ये भी नहीं होगा, चिंतन ये भी नहीं होगा, अनुकरण, हाँ अनुकरण होगा। अनुकरण का मतलब ही होता है नकल करना। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ें जो होती जो हमें उनकी अच्छी लगे उससे हम लोग भी क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो अच्छा लगे उसी तरह हम भी व्यवहार करने लगते हैं, तो हमारा क्या होता है, अनुकरण होता है, मतलब नकल करना। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय प्रकार है। तो क्रोध और भय जो हैं वो पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा संवेग, तीसरा परिकल्पना और चौथा मूल प्रवृत्ति। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो क्रोध और भय क्या है, हमारे संवेग हैं। अगर हम लोग देखें कि जो संवेग हमारे हैं वो कितने हैं, तो मैकडूगल एक महोदय थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे संवेग हैं वो 14 संवेग हैं। उनकी इन्होंने व्याख्या की और इन्होंने बताया कि जब संवेग जो होता है एक जटिल अवस्था होती है जिसमें हमारे कुछ आंगिक प्रक्रियाएं होती हैं। संवेग जो होती है हमारी आंगिक प्रक्रिया है जो दोबारा देखते हैं हम लोग। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन। इसके अलावा जो हमारी बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है वही हमारे संवेग कहलाते हैं। ठीक, अगर मूल प्रवृत्ति बात करें तो भी कितने हैं, 14। संवेग और मूल प्रवृत्ति एक ही है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है, मतलब जो चीज़ें हम लोग कोई चीज़ आज पढ़ लिए और उसे हम फिर कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, तो उसे कम करने का क्या उपाय है। तो उसे कम करने का उपाय यही है कि आप लोग उसे रिवीजन करें और रिवीजन मतलब पाठ की पुनरावृत्ति करें। और हाँ यही है, और कई सारे हैं। पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद में जानेंगे कि क्या क्या है। सीखने में कमी ये नहीं हो सकता, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो ये तो हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं ये तो कारण हो गए कि जो विस्मृति उसके कारण, लेकिन जो कमी कम करने का उपाय कि विस्मृति को हम लोग कम कर सकते हैं तो वो क्या होगा, पाठ की पुनरावृत्ति। किसी भी चीज़ का हम लोग अगर रिवीजन करते रहें पढ़ के तो क्या होता है, जो भूलने की हमारी जो हम लोग भूल जाते हैं ना वो क्या हो जाएगा, विस्मृति हमारी कम हो जाएगी। सब जो हम भूल जाते हैं वो नहीं भूलेंगे अगर रिवीजन करते रहे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कार्य को जारी रखने, आरंभ करने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला दिया क्या है, प्रेरणा, दूसरा संवेदना, तीसरा सीखना और चौथा प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन नंबर ये होगा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी कार्य को करने और उसे जारी रखने अथवा नियंत्रित करने का, नियमित करने की क्या है, एक प्रक्रिया। जब भी मान लीजिए जब तक आप मोटिवेट नहीं हैं, आप कोई भी चीज़ करते रहें, शुरू तो आप कर देंगे लेकिन वो अंत तक नहीं जा पाएगा कि हाँ ये कार्य हमारा पूरा हो जाए। उसमें बीच न बीच में हमें आलस लगेगा, नींद आएगी। मतलब अगर हम मोटिवेट नहीं है, अगर कोई चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। अगर हम लोग मोटिवेट होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक जो हमारी आत्मा उसको शांति नहीं मिलेगी। यहाँ अभी मतलब उसी में मन लगा रहेगा, हाँ मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ऐसे करना, मुझे वैसे करना, मुझे ये करना। ये सब बातें जो होती है हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। पियाजे देख लीजिए,
जो अभी वहाँ पर जो पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास दिया है उसमें उसके चरण पूछे गए थे। अब यहाँ ये पूछ लिया गया कि जो पियाजे साहब थे उन्होंने किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे साहब जो थे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो पियाजे साहब जो थे संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कितने चरण बताए संज्ञानात्मक विकास के? 4 चरण बताए। पहले संवेदीगामक अवस्था, दूसरा प्राक सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? रिवीजन हो गया वही क्वेश्चन। इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो वही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को, मान लीजिए जब आप दाहिने हाथ से लिख रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं, लिखने वाला कौशल आपके दाहिने हाथ में, लेकिन वही कौशल अगर आपके बाएं हाथ में भी आ गया तो 2 पार्श्विक हो गया, मतलब वो एक हाथ से आपके दूसरे हाथ में स्थानांतरण हो गया, तो क्या कहलाएगा? हमारा द्विपार्श्विक कहलाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब जितने भी जो प्रैक्टिस सेट था यहीं तक था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे और सभी लोगों को फ़ायदा हो। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है, तो क्या करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद में जितनी भी जो भी क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो उससे आप एक रफ कॉपी में ज़रूर नोट किया करें। जिससे क्या होता है कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जितने भी जो टॉपिक होती है उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं सभी पूरा रिविज़न हो जाता है, जिससे आपके माइंड में वो सारे सेट हो जाते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स में वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या करते हैं? फ़ायदा करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखते ही अगर हम लोग ऐसे पढ़े रहेंगे तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका ये होगा, यहाँ पर मैंने ये किया था। मतलब कि ऐसा जब आप लोग खुद ही सोचिए, जब आप लोग कोई चीज़ अभ्यास करते हो, बार बार किसी चीज़ को करते रहते हो, तो एक क्या होता है कि जैसे एक माइंड में हमारे वो सेट हो जाता है कि हाँ ये ऐसे होगा। तो आप लोग क्या करें कि जब भी रिवीजन करें या प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसे एक शॉर्ट नोट, मतलब ये नहीं कि हाँ पूरा पूरा आप लिखें, एक शॉर्ट में लिखें जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको उसके बारे में जो भी अगर थोड़ा बहुत भूल भी रहे तो वो भी आपको याद हो जाए। और अगर नहीं याद आ रहा तो उसे अपनी नोटबुक में देख लें और देख के फिर लिखें। उसके बाद में फिर क्या करें? उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसा करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।